अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है एन इंट्रोडक्शन टू एआई। सो एआई इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वी आर टॉकिंग अबाउट द machines, robotics, and the all the things which are nowadays using in the these terminologies like the artificial intelligence. But before that, we must have to know about the objectives and the different definitions and the different protocols, means rules and regulations about the AI. So on the very first phase, हमारा जो आज का जो ऑब्जेक्टिव है AI देखने का, AI पढ़ने का, हमें सबसे पहले AI की डेफिनेशन देखनी है और उसके साथ साथ मशीन लर्निंग का फेज़ देखना है। मशीन लर्निंग के अलावा या मशीन लर्निंग के बाद हमारे पास क्या है, डीप लर्निंग है। ये दोनों पार्ट है एआई का, इसको हमने आज डिस्कस करना है। सेकेंडली, हाउ डीप लर्निंग हेल्प्स ऑफ क्लासिकल मशीन लर्निंग लिमिटेशंस। नो डाउट जो भी टेक्निक जब भी लॉन्च होती रही है उसके अंदर कुछ ना कुछ लिमिटेशंस रही हैं। जैसे अगर आप बात करते हैं एक बल्ब की, सो बल्ब पहले कैसा था और अब हमारे पास किस तरीके के बल्ब्स, यानी कि एलईडी और सोलर और इस किस्म के बल्ब हमारे पास आ रहे हैं। इस तरीके से हमारे पास अगर हम इंटरनेट की बात करते हैं तो पहले हमारे पास 1G था, 2G, 3G, 4G, 5G पे हम आजकल मूव ऑन हो रहे हैं। सो इस तरीके से हर एक पिछले फेज़ में लिमिटेशंस होती है जिनको फ्यूचर वर्क में उसको फिर अपडेट किया जाता है। हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स देखने हैं कि यार हमारा जो एआई है वो क्यों बना, कैसे आया, उसकी हिस्टोरिक वैल्यूज़ देखने हैं। डिफरेंशिएट मॉडर्न एआई फ्रॉम प्रियर एआई, इसको भी हमने आज डिस्कस करना है। और लास्ट में रिलेट सैम्पल एप्लीकेशंस ऑफ एआई। कुछ रोबोटिक्स हैं, इसकी एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होती हैं, इन सब के बारे में हमने देखना है। फिर सबसे पहले एआई की अगर हम बात करते हैं, एक इमेज क्लासिफिकेशन है और मशीन ट्रांसलेशन है। ये एआई की पार्ट्स नहीं है, एआई की डेफिनेशन एग्जैक्टली नहीं है, लेकिन ये जस्ट बताया जा रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने कौन कौन से ब्रेक थ्रूज हमें दिए हैं। जैसे इमेज क्लासिफिकेशन है तो 2015 तक हमारे जो कंप्यूटर्स थे वो उस तरीके से ट्रेन हो चुके थे कि हमारे पास उनकी बेहतर तरीके से टास्क को वो लोग जो सिस्टम्स थे वो टास्क जो है वो ह्यूमन से ज़्यादा बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। मींस कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, मोर एफिशिएंट देन ह्यूमन बीइंग। मींस के आप एक रोबोट से बहुत सारे डिफरेंट टास्क परफॉर्म करवा सकते हैं। नाउ नॉट अबाउट द सिंपल रोबोट, हमारा अगर हम ये पीसी पर्सनल कंप्यूटर या लैपटॉप या सेल फ़ोन की अगर हम बात कर लेते हैं तो हमारा एक सेल फ़ोन मल्टीटास्किंग पे काम कर लेता है, मल्टी प्रोग्राम पे काम कर लेता है। कैसे कि वो इस तरीके से ट्रेंड हुआ है कि वो एक से ज़्यादा फेजेस को बहुत बेहतरीन तरीके से काम कर सकता है। सो 2015 तक हम इस कैपेबल हो चुके थे कि इमेज क्लासिफिकेशन बहुत अच्छे से कर सकते थे। जो हमारा एआई ने जो ब्रेक थ्रूज हमें दिए हैं, और वो आराम से बता सकता था कि ये डॉग है, ये कैट है, या अगर ये ह्यूमन है तो इस ह्यूमन का नाम क्या है, इस ह्यूमन की एज क्या है। अब वो होता कैसा था, जैसे हम लोग मूवीज़ वगैरह में देखते हैं कि कैमरा किसी को पब्लिक प्लेस पे कैमरा अगर किसी को आइडेंटिफाई कर रहा होता है तो उसका पूरे का पूरा रिकॉर्ड आ रहा होता है कि भाई इसकी एज क्या है, इसका नाम क्या है, कहाँ रहता है, ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी उसकी एंटिटीज सारी की सारी आ रही है। तो सो इन शॉर्ट 2015 तक हम अपने कंप्यूटर्स को इस लेवल तक ट्रेन कर चुके थे। सेकेंडली, मशीन ट्रांसलेशन में क्या है, as of 2016 we have achieved near human performance using the latest AI techniques। ये यहाँ पर हम बात कैसे कर रहे थे, यहाँ पर ऐसे बात कर रहे हैं कि 2016 तक हमारी कोई मशीन्स थी वो ऐसी थी कि जिसके अंदर हम लोग स्पीच रिकग्निशन की हम अच्छे से बात कर रहे थे। फिर हम लोग इमेज रिकग्नाइजेशन की हम लोग बात कर रहे थे। मशीन लर्निंग के कॉन्सेप्ट पे आ गए हम लोग डीप लर्निंग के कॉन्सेप्ट पे आ गए। तो इस तरीके से हमारी जो मशीन की परफॉर्मेंस थी, हमारे सिस्टम की जो परफॉर्मेंस थी, वो नियर टू ह्यूमन परफॉर्मेंस के करीब तरीन आ चुकी थी। नो डाउट अल्लाह ने जो इंसान को बनाया है बहुत सारी चीज़ें रोबोटिक्स में नहीं है, लेकिन उसकी जो सिर्फ इंटेलिजेंस की बात हो रही है, हमारे दिमाग के जो न्यूरॉन्स जिस तरीके से काम करते हैं,
वो मशीन उसको बहुत ही क्लासिकल तरीके से सॉल्व कर लेती थी। फिर हमारे पास ए आई इज़ ए न्यू इलेक्ट्रिसिटी इस स्पार्क 2016 में क्या था, इसका जो रेवेन्यू बिलियन डॉलर में किस तरीके से डिवाइड सॉरी इनकम हो रही थी उसकी, लेकिन अब 2020 की अब हम जब बात करते हैं तो 2016 के मुकाबले में वो बहुत ज़्यादा ऊपर जा चुका है। अबाउट 100 ईयर्स अगो इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफॉर्म एवरी मेजर इंडस्ट्री। AI has advanced to the point where it has the power to transform every major sector in coming years. स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने ये क्लेम या डेफिनेशन या सम सॉर्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से इसको इंटीग्रेट किया कि इलेक्ट्रिसिटी पहले कैसी थी, सिर्फ एक बल्ब जलता था और मशीन्स नहीं थी और जो भी है, अगर आप इलेक्ट्रिसिटी का बैकग्राउंड हम यहाँ पे नहीं देख रहे। सो अब हमारे पास जो इलेक्ट्रिसिटी है वो हर एक फेज़ में मौजूद है। इलेक्ट्रिसिटी के बगैर यार सम टाइम नथिंग। सो इसी तरीके से एआई की जब हम बात करते हैं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, ये हमारे साथ आने वाले कुछ एयर्स में बहुत ज़्यादा ऊपर हमें ट्रांसफॉर्म करेंगे। आपने एक मूवी देखी होगी ट्रांसफॉर्मर, मेरे ख्याल से इसमें आर्नल्ड आता है स्पेसशिप से, वो भी हमारे पास एक तरह की एआई की बहुत अच्छी एग्जांपल है। फिर हमारे पास एक और मूवी थी जिसके अंदर वो गाड़ियाँ रोबोट बन जाती हैं, वो भी एक एआई की हमारे पास बहुत अच्छी क्लासिकल डेफिनेशन थी। सो ये जो रोबोटिक्स हैं, जो सारी चीज़ें हैं, ये हमारे रेवेन्यूज़ को भी अब जनरेट करें। सो मूव टू द डेफिनेशंस। इसकी हम बात कर रहे थे, इसमें हमारे पास स्क्रीन जो है वो थोड़ी सी जो उसमें छोटी थी, लेकिन उसमें जूम कर लेता हूँ ताकि आपको बेहतर तरीके से नज़र आ जाए। सबसे पहले एआई की हम बात कर लेते हैं, जो एआई की बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन है, बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन, वन लाइन डेफिनेशन: अ मशीन, सिस्टम और एन एप्लीकेशन। एप्लीकेशन भी हम लोग ले लेते हैं, क्यों लेते हैं ये भी आपको समझ आ जाएगी अभी। अ मशीन, अ प्रोडक्ट, अ सिस्टम, एन एप्लीकेशन दैट कैन मिमिक लाइक अ ह्यूमन बीइंग। उसकी तरह वो उसको कॉपी कर सके ह्यूमन को। ह्यूमन जिस तरीके से काम करता है, किस तरीके से वो उठ रहा है, बैठ रहा है, हमारा एआई हमें ये परफॉर्म करता है, डिफ़ाइन करता है कि हमारी जो रोबोटिक्स हैं, हमारी जो मशीन्स हैं, हमारी जो एप्लीकेशंस हैं, वो इस तरीके से डिज़ाइन कर दी जाएँ कि हमारे ह्यूमन को वो मिमिक करें। सो मशीन एआई के अंदर पार्ट है हमारे पास मशीन लर्निंग का। सो मशीन लर्निंग कोई अलग से नया कॉन्सेप्ट हम लोग उस तरह उसको नहीं कहते हैं, लेकिन एआई के अंदर लाए करता है मशीन लर्निंग। सो मशीन लर्निंग क्या है? एल्गोरिथम्स whose performance improve as they are exposed to more data over the time। अभी देखें, हमें अपने एप्लीकेशन को, हमें अपने सिस्टम को, हमें अपने प्रोडक्ट को क्या करना होता था? ट्रेंड करना होता था। हमें उसके एल्गोरिथम्स देने होते थे। पहले एल्गोरिथम्स कैसे देने होते थे कि भाई एक एल्गोरिथम हमने दे दिया, जैसे आप लोग अपने बेसिक प्रोग्रामिंग्स के अंदर परफॉर्म करते हैं। एक एल्गोरिथम आपने दे दिया उसको, और उसके अंदर आप जो है वो जो भी उस किस्म का इनपुट आएगा, जो भी आपके हिसाब से इनपुट उसके अंदर चल रहा होगा, वो उसके ऊपर उसको परफॉर्म करके दे देगा। लेकिन वो एक लिमिटेड तौर पे काम करेगा एल्गोरिथम। हम लोग अपनी प्रोग्रामिंग करते हैं, उसके अंदर लिमिटेड एल्गोरिथम लगाते हैं और वो उस पर काम कर लेता है। अब मशीन लर्निंग क्या कहती है कि आपने सिस्टम को एक बार एल्गोरिथम दे दिया, और वो जब भी उस किस्म की चीज़ें उसके सामने आती रहेंगी, वो जैसे जैसे डेटा उसको मोर एक्सपोज होता रहेगा, जैसे लास्ट 10 में लिखा हुआ है, तो वो अपनी परफॉर्मेंस वैसी ही रहेगी। ठीक है, एल्गोरिथम बेहतर होते रहेंगे, लेकिन जो हमारी मशीन है वो डिसीजंस खुद ब खुद लेना ज़्यादा कर जाएगी। आप कोई अच्छा सा गेम खेलें, जस्ट लाइक पबजी और सम सॉर्ट ऑफ अनदर गेम, जैसे टेनिस हम लोग खेल रहे हैं मोबाइल में, तो वो किस तरीके से काम करता है कि मशीन को लर्निंग हो जाती है कि भाई एक फ़ेज़ में अगर मेरा जो यूज़र है वो इस तरीके से गेम खेलेगा, तो मुझे उसके बिहाफ पे क्या आउटपुट देना है। जैसे हम लोग अपना, अगर आपने शायद नोकिया का 3310 जो मोबाइल आता था, 3330 या 3310, बहुत ही कामयाब मोबाइल थे और बहुत अच्छे चलते थे, बड़े मजबूत सेट होते थे। अगर हम उसके अंदर आपने शायद उसके अंदर गेम खेला हो, ताश का गेम आता था उसमें।
सो वो उसकी एक ही पैटर्न पे चलता था। वो जब भी आपने खेलना है उसको एक ही पैटर्न पे खेलना। आप एक दो बार सिस्टम से हारेंगे या एक बार आप सिस्टम से जीतेंगे, तो जब भी आप एक दफ़ा जीते और उसी पैटर्न पे खेलेंगे, वो दोबारा आप सिस्टम से जीत जाएंगे, आप कभी नहीं हारेंगे। तो वो 33 में एक ही एल्गोरिथम चलता था, स्टैटिक एल्गोरिथम, और उस पर काम चल रहा होता था। अब मशीन लर्निंग के अंदर क्या है, आपने चेस शायद सिस्टम में खेला हो, तो जब हम चेस सिस्टम में खेलते हैं तो वो हर बार आपके साथ नए तरीके से बिहेव करता है। वो कभी भी वो चाल नहीं चलता जो आप वो ऑलरेडी पहले चल चुका होता है। इट मीन्स कि वो उसकी मशीन लर्निंग के जो एल्गोरिथम्स हैं बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से डिफ़ाइन की गए हैं। ऐसी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जो मशीन लर्निंग उसके अंदर बिल्डअप हो रही होती है। अब आपका टास्क यहाँ पर मैं आपको अलॉट कर रहा हूँ, यहाँ पे आपका टास्क है कि मशीन लर्निंग की एप्लीकेशंस निकालनी है कि कौन कौन सी ऐसी एप्लीकेशन है जिसमें प्योर मशीन लर्निंग का कोर कॉन्सेप्ट हिट हो रहा है। सो लास्ट में है हमारे पास डीप लर्निंग, सही नज़र आ रहा है, सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग इन विच मल्टी लेयर्ड न्यूरल नेटवर्क लर्न फ्रॉम वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा। अच्छा, मशीन लर्निंग के अंदर एक लिमिटेड एडिशन था उसमें। वो लिमिटेड एडिशन क्या था कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा आप लोग डेटा मूव नहीं कर सकते थे, ठीक है। तो अब मशीन लर्निंग के अंदर बहुत ज़्यादा डेटा को आप इनपुट नहीं कर सकते थे। सो अब क्या हुआ, वहाँ पे मेरे ख्याल में वीडियो हाँ, वहाँ पे मेरे ख्याल से वीडियो थोड़ी सी पॉज हो गई थी, सॉरी। हाँ, तो हमारा सिस्टम, अगर आपके पास वेरिएशन ऑफ टास्क बहुत ज़्यादा होगी तो क्या होगा कि जितनी ज़्यादा हमारे पास डेटा सेट बड़ा होगा, हमारे सिस्टम को परफॉर्म करने में ज़्यादा आसानी रहेगी। अगर हमारा सिस्टम के पास कैपेसिटी छोटी है तो वो उतनी ज़्यादा बेहतर तरीके से चीज़ों को फाइंड आउट नहीं कर सकता। सो इन अदर वर्ड्स कि मेरे पास अगर बहुत ज़्यादा बिहेवियर इसका डेटा सेट है तो मेरा सिस्टम उतना ही ज़्यादा इंटेलिजेंट बिहेवियर पे काम करेगा। सो AI, अ मशीन, अ सिस्टम, एन एप्लीकेशन दैट कैन मिमिक लाइक अ ह्यूमन बीइंग। फिर हमने क्या किया मशीन लर्निंग के अंदर हमने क्या किया कि इस कॉमनली यूज अलोंग AI, इसके साथ ही यूज़ हो रही है बट नॉट द सेम थिंग। हम लोग उसके अंदर क्या करते हैं कि हमारे पास मशीन लर्निंग के अंदर कुछ डेटा दे देते हैं, कुछ सेट दे देते हैं, ताकि हम एल्गोरिथम जो भी उसके ऊपर डिफाइंड हो रहा है वो उसके ऊपर डिफरेंट बिहेवियर्स पे काम करें। डीप लर्निंग के अंदर क्या है, डीप लर्निंग के अंदर मशीन लर्निंग को मज़ीद ड्रिल किया गया, और उस ड्रिल के अंदर क्या हुआ कि हमारे पास डेटा सेट बड़ा हो गया, और जब डेटा सेट बड़ा हो गया हमारे पास, तो हमारे पास लर्निंग कैपेसिटी ऑफ सिस्टम ज़्यादा से ज़्यादा आना शुरू हो गई। सो आगे देखते हैं AI एग्जैक्टली डेफिनेशन। पहले हम उसको डेफिनेशन कर चुके हैं। मशीन बहुत ही आसान एक डेफिनेशन अगर आप ले तो अ ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस डीलिंग विद द सिमुलेशन ऑफ इंटेलिजेंट कंप्यूटर बिहेवियर इन कंप्यूटर्स। इंटेलिजेंट बिहेवियर सिंपली सारी बातों की एक बात कि अ मशीन, अ सिस्टम दैट कैन मिमिक लाइक अ ह्यूमन बीइंग। तो अगर आपका सिस्टम इस तरीके से मिक कर रहा है, सेंस कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है, एक्ट कर रहा है, अडेप्ट कर रहा है, नॉट अडॉप्ट, इट्स अडेप्ट। अडेप्ट और अडॉप्ट के अंदर फ़र्क है। अडॉप्ट, अडेप्ट और एब्जॉर्ब, इन तीनों वर्ड्स के अंदर फ़र्क है, ठीक है। तो सिस्टम अगर उसको अडेप्ट कर रहा है, उन चीज़ों को अपने ऊपर एब्जॉर्ब कर रहा है, लगा रहा है कि हाँ यार ह्यूमन इस तरीके से काम कर रहा है। फॉर एग्जांपल, मैं अगर किसी नए एरिया में जा रहा हूँ तो मुझे वहाँ की कुछ चीज़ों को अडेप्ट शायद करना पड़ जाए। यहाँ पर भी सिस्टम और प्रोग्राम का सेंस करे, रीजनिंग हो उसकी बिहाफ पे। जैसे एक रोबोट मैं अपनी टेबल पे रखता हूँ और रोबोट चलता हुआ आगे जाता है, छोटा सा रोबोट हो, और वो चलता चलता आगे जाए और फ़ौरन मुझे कह दे कि आई कैन नॉट वॉक मोर। मैं उससे पूछूं कि भाई क्यों आप यूँ नहीं जा रहे आगे, तो वो कहेगा भाई आगे जो है वो टेबल ख़त्म हो गई, मैं अगर आगे चलूँगा तो मैं गिर जाऊँगा। रीज़न है कि मैं क्यों नहीं आगे चल रहा, ठीक है। सो AI की यही डेफिनेशन है हमारे पास। आगे देख लेते हैं मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग की जैसे हमने बात की कि AI का एक सब पार्ट है, ठीक है। सो जब एक AI का सब पार्ट है हमारे पास, तो AI की मशीन लर्निंग की डेफिनेशन क्या कहती है हमें, द स्टडी एंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोग्राम दैट आर नॉट एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम बट लर्न पैटर्न एज दे एक्सपोज्ड टू मोर डेटा ओवर टाइम, ठीक है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जैसे हमने पहले बात की कि हम सिस्टम को सिर्फ एक दफ़ा प्रोग्राम देते हैं, एक दफ़ा उसको एल्गोरिथम बता देते हैं,
अब वो जब एक दफ़ा एल्गोरिथम उसको डिफाइन कर दिया है तो उसके पास पैटर्न्स अब बनना शुरू हो जाएंगे। पहले की डेफिनेशन में पैटर्न्स का वर्ड मैंने खुद यूज़ नहीं किया ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए। तो पैटर्न्स उसके पास बनना शुरू हो जाते हैं क्योंकि जब हमने उसको एल्गोरिथम दे दिया तो जैसे जैसे हम उसको एल्गोरिथम देंगे, जैसे ही उसका एल्गोरिथम काम करना शुरू करेगा, उसके बाद वो पैटर्न्स को लर्न करना शुरू कर देगा। मशीन को सिखाया जा रहा है, मशीन ऑलरेडी इस काम को सीख चुकी है कि अब यहाँ पर कौन सा पैटर्न यहाँ पे क्लाइंट एंड यूज़र यूज़ कर सकता है। मैं यूट्यूब पे जाता हूँ और मैं यूट्यूब पे एक गाना लिख देता हूँ, कोई भी एक सॉन्ग लिख देता हूँ, उस पर वहाँ पे मशीन लर्निंग बहुत अच्छे तरीके से लगी हुई है कि फ़ौरन वो मुझे बहुत सारी उसकी रेकमेंडेड सॉन्ग्स मुझे दे देता है। अगर मैं एक ही सॉन्ग पूरा लिख रहा हूँ तो उसमें फिर वीडियो भी आ जाती है, इंग्लिश ट्रांसलेशन भी आ जाती है, विद लिरिक्स भी आ जाते हैं, उसका रिमिक्स भी आ जाता है। तो उसके साथ फिर मशीन लर्निंग इस तरीके से काम करती है। सो जैसे जैसे मेरा सिस्टम सीखता रहता है, जैसे जैसे यूट्यूब सीखता जा रहा है, उसका मशीन लर्निंग का एल्गोरिथम बढ़ता जा रहा है। मुझे सॉन्ग का पहला लाइन, जैसे हम कहते हैं ना कि कोई कैसेट होती थी या सीडी पे सॉन्ग के पहले लिरिक्स लिखे होते थे, तो यूट्यूब जब आया तो मुझे उस पर भी यही फ़िलासफ़ी यूज़ करना पड़ती थी। क्यों? क्योंकि मेरी प्रैक्टिस ही यही थी। अब क्या होता है यूट्यूब में कि अगर मुझे कोई सॉन्ग के पहले लिरिक्स याद नहीं भी है तो मैं उसका कोई बीच का एक आध लाइन भी लिख के उसको सर्च आउट कर सकता हूँ। उससे होगा क्या? उससे होगा ये कि मुझे पूरा सॉन्ग वहाँ पे लेके दिखा देगी। क्या दिखा देगी? कि ये सॉन्ग आपके सामने आपका पूरा आ चुका है। ठीक है जी। तो मशीन लर्निंग हमारे पैटर्न्स को अपने पास स्टोर करती है। ये एक मशीन लर्निंग का कॉन्सेप्ट है कंप्लीट। दिस प्रोग्राम्स लर्न फ्रॉम द रिपीटेडली सीइंग डेटा रादर देन बीइंग एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम बाय द ह्यूमन। अब देखें आपके पास ईमेल्स आ रही है बहुत सारी, जैसे स्पैम और नॉट स्पैम, किस तरीके से बता देता है कि ये स्पैम है या स्पैम नहीं है। वो मेरा बिहेवियर देखेगा। मैंने हर एक ईमेल के लिए प्रोग्राम नहीं किया, मैंने एक ही दफ़ा किसी इनपुट के लिए प्रोग्राम कर दिया है। तो वो क्या होगा, जब भी वो इनपुट मेरे सामने आएगा या जब भी इस किस्म की एप्लीकेशन मेरे सामने आएगी तो क्या होगा, वहाँ पे वो फ़ौरन से डिफ़ाइन कर देगा कि ये एक फेक ईमेल है या इसके अंदर कोई वॉर्म है या ट्रोजन है, वो आपके सिस्टम को ख़राब कर सकता है, मैलिशियस एक्टिविटी है जो हमारे सिस्टम को स्टार्ट कर सकता है, हमारे सिस्टम के अंदर कुछ वेरिएशंस ला सकता है। फ़ौरन हमारा सिस्टम उसको ईमेल को ऊपर भी फेंक देता है, नीचे भी फेंक देता है। जब भी अगर आप अपनी ईमेल देखते हैं, जैसे मैं हॉटमेल यूज़ कर रहा हूँ, तो हॉटमेल के एंड वो ईमेल अगर मेरे जंक में आई है तो मैं उसको ओपन करता हूँ तो उसमें लिखा होता है इट्स स्पैम और इट इज़ नॉट अ स्पैम। सो इट मीन्स कि वो मेरे काम की है या वो फेक नहीं है या इस तरीके से। तो मेरा ये मशीन लर्निंग का जो एल्गोरिथम है एक छोटे से सिस्टम यानी कि ईमेल के ऊपर भी लगा हुआ है कि वो वहाँ पे मुझे दिखा देगा कि ये एक ईमेल जो है वो स्पैम ईमेल है और ये ईमेल स्पैम नहीं है। कैसे है? वो ऐसे है कि जो यूज़र्स में बहुत ज़्यादा नहीं करता। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको ईमेल की, आपने मुझे ईमेल की, तो आप मुझे कहते हैं कि यार ये मेरे इनबॉक्स में नहीं आई है। क्यों नहीं है? फिर मैं आपसे कहता हूँ आप इसको जंक में देख लें। तो जंक ईमेल में जाती है वो, इसलिए मशीन लर्निंग एल्गोरिथम हमें कहता है कि यार ये जो जिस सेंडर ने इसको ईमेल भेजी है ये सेंडर थोड़ा सा फेक लग रहा है। सेकंड, इस सेंडर ने कभी इसको ईमेल नहीं की है, वो भी सकता है कभी इनबॉक्स में भी आ जाती है, या ये सेंडर की कुछ प्रीवियस हिस्ट्री ऐसी थी या उसकी कुछ एक्टिविटी ऐसी थी जिसकी वजह से उसकी पर्टिकुलर ईमेल को हमने स्पैम में डाला है। सो हमारा मशीन लर्निंग का इम्प्लीमेंटेशन इन चीज़ों के अंदर मौजूद है। आगे चलते हैं। मशीन लर्निंग टर्मिनोलॉजी स्पीशीज़ छोटा सा थोड़ा लिखा हुआ है। फीचर्स क्या है हमारे पास? एट्रीब्यूट ऑफ डेटा कॉलम टू बी प्रेडिक्ट, ये हमारा टारगेट है कि हमारे पास जो भी मशीन लर्निंग की टर्मिनोलॉजीज चल रही हैं हमारे पास, वो किस तरीके से काम करता है कि जिसमें एक डायग्राम में थोड़ी सी जूम कर लेते हैं, पैटर्न नाउ। सेपल लेंथ, सेपल विड्थ, पेटल लेंथ, पेटल विड्थ। तो हमने क्या किया, हर एक स्टेट की जो है वो लेंथ और इस तरीके से डिफ़ाइन कर दी। तो मशीन ने या मेरे सिस्टम ने बता दिया कि यार ये जो इस एप्लीकेशन या सॉरी नॉट एप्लीकेशन, ये प्रोडक्ट है या ये जो एक कोई दवा है या कोई बूटी है, तो इसका ताल्लुक वर्जीनिया से ताल्लुक़ रखता है। सो हमारा ये टर्मिनोलॉजीज़ को देखते हुए इस तरीके से हमारा एमएल काम करता है। तो ये एग्जाम्पल थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, इसको अगर आप बहुत ज़्यादा फोकस ना भी करें तो इट्स नॉट अ बिग डील। टू टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग।
कौन कौन सी है? सुपरवाइज्ड लर्निंग ऑन अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, हैज़ अ टारगेट कॉलम, डेटा सेट है इसका, गोल क्या है? मेक प्रेडिक्शंस, एग्जाम्पल फ्रॉड डिटेक्शन, ठीक है। सुपरवाइज मीन्स एक ऐसा एक बॉडी है, एक ऐसी एंटिटी है तो पूरे सिस्टम को सुपरवाइज कर रही है। जब उसको सुपरवाइज कर रही है तो उसके सारे डेटा सेट भी है, गोल, टारगेट और इसकी हम आप ऑब्जेक्टिव्स, इसके डिफरेंसेस आपको मालूम है कि गोल क्या होता है, टारगेट क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है, माइलस्टोन्स क्या होते हैं, छोटी छोटी ये जो हमारे पास डेफिनेशंस हैं वो क्या चीज़ होती है। सो डेटा सेट क्या है? हैज़ अ टारगेटेड कॉलम, किसी एक कॉलम को आपने टारगेट कर लिया, सुपरवाइज कि मेरी ये एक्टिविटी है और मैं इसके अगेंस्ट इस तरीक़ों को, इन चीज़ों को सुपरवाइज कर लेता हूँ। तो यहाँ पे क्या है कि मैं अपने सिस्टम को, ऑल ओवर द सिस्टम को कंप्लीट वे में सुपरवाइज कर रहा हूँ और उसका एक कोई टारगेटेड कॉलम बना लेता हूँ। अच्छा, मेक प्रेडिक्शन, जो अगर मैं उसको एक एल्गोरिथम दे रहा हूँ, उस एल्गोरिथम के हिसाब से वो अपनी कोई ना कोई प्रेडिक्शन भी मुझे देगा, नो डाउट मुझे प्रेडिक्शन देगा। क्यों प्रेडिक्शन देगा? कि ये इधर तो कोई फ्रॉड है, कोई अलार्मिंग एक्टिविटी है, कोई मेलिशियस एक्टिविटी है, कोई एररफुल एक्टिविटी है, वो मुझे क्या करेगा? एक प्रेडिक्शन कर लेगा कि भाई इस तरीके से हमारा ये जो एक टारगेट कॉलम है, इस कॉलम के अंदर आपकी ये पर्टिकुलर ईमेल नहीं आ रही है, सो इसको एक प्रिडिक्शन कर लेते हैं कि भाई ये स्पाम में है, इसको मैं ऑलरेडी डिलीट नहीं करता, वो एक स्पाम में डाल देता है। एग्जाम्पल क्या है? फ्रॉड डिटेक्शन। फ्रॉड डिटेक्शन क्या कि जैसे ईमेल एक्टिविटीज़ होती हैं, बैंक अकाउंट्स के अंदर एक्टिविटीज़ होती हैं और डिफरेंट हमारे पास फ्रॉड्स हो सकते हैं, हमारा हैक हो सकता है उस तरीके से। जैसे अब पहले किसी दौर में फेसबुक का पासवर्ड रिकवर करना बहुत आसान होता था। अब मुझे आपको मेरी ईमेल पता चल गई, मेरी ईमेल आपको पास आ गई, तो मैं आराम से किसी न किसी तरीके से आपका पासवर्ड, बहुत पहले की बात है, रिकवर हो जाता था। फिर फिशिंग का कॉन्सेप्ट था, फिशिंग हम लोग कर देते थे। फिर फेसबुक के अंदर एक और प्रॉब्लम थी कि अगर किसी ने अपनी डिस्प्ले पिक्चर डीपी के ऊपर अगर किसी ने रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है कि ये कोई कॉपी ना करे या कुछ, या वो बड़ी नहीं हो सकती, यानी कि लार्ज नहीं हो सकती, तो उसका एक सिंपल तरीन तरीका था, आप उसके एड्रेस बार में जाते थे और एड्रेस बार का एड्रेस कॉपी करते थे और कॉपी करने के बाद उसके अंदर उसका पिक्सल साइज़ होता था, पिक्सल साइज़ चेंज कर देते थे आप, और वो जैसी पिक्सल साइज़ आप उसका चेंज करते थे तो पिक्चर आपके सामने बड़ी होकर आ जाती थी। तो ये इश्यूज़ थे पहले, जस्ट एग्जाम्पल के लिए कह रहा हूँ। अब मशीन लर्निंग क्या है कि फ्रॉड डिटेक्शन हमारे पास इस कदर ज़्यादा हो चुकी है हमारी इन्वायरमेंट में, हमारी इंडस्ट्री में, हमारी मार्केट में, तो अब उन चीज़ों के लिए एक सुपरवाइज्ड लर्निंग लाजमी होनी चाहिए है कि हमारे पास यहाँ पर मिसबिहेव, चीटिंग और इस तरह के प्रोसेसेस ना हो सकें। जैसे हमारे पास स्टॉक एक्सचेंज की जो एप्लीकेशन है, स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो सिस्टम चल रहा है, या कुछ लोग फॉरेक्स का काम कर रहे होते हैं ऑनलाइन, उनमें भी फ्रॉड डिटेक्शन के लिए आपको कुछ चीज़ें बेहतर हो रही है। अच्छा, मशीन लर्निंग के अंदर एक चीज़ मैंने रिसेंटली एक और ऑब्जर्व की, उसके अंदर क्या है कि अब फेसबुक आपका एक फेक अकाउंट नहीं बना रहा होता। जैसे फेक अकाउंट बहुत सारे पहले बन जाते थे, तो कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ कुछ ऐसी आप कोई परफॉर्म करते हैं, कोई ऐसी एंटिटी, तो उसकी वजह से वो डिटेक्ट कर लेता है कि यार ये जो इनपुट आ रहा है या ये कोई जो यूज़र आ रहा है ये थोड़ा सा फेक है, तो फेक या फ्रॉड होने की वजह से मैं इसकी आईडी नहीं बना रहा। मैं जब आईडी नहीं बना रहा तो फेसबुक पे मेरे डेटाबेस में आएगी नहीं, और अगर वो जब डेटाबेस में नहीं आएगी तो मेरे उससे लोग भी सेव रहेंगे, जो फेक अकाउंट्स, फेक चीज़ें सामने आ जाती है। सेकेंड टाइप, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग डज नॉट हैव अ टारगेटेड कॉलम, कि नहीं मेरा ये सिस्टम इसके साथ नहीं है, पूरे के पूरे कॉलम के अंदर आपने उसको देखना है, सुपरवाइज नहीं कर रहा मैं। सुपरवाइज ये होता है कि मैं एक ही डोमेन के अंदर उसको सुपरवाइज कर लेता हूँ, मैंने सुपरवाइज नहीं करना, एक टारगेटेड कॉलम नहीं है मेरा, आपने जो भी करना है उसको ऑल ओवर दी एप्लीकेशन देख सकते हैं। फाइंड इन स्ट्रक्चर इन द डेटा, गोल क्या है कि हमारा जो जितना भी बड़ा डेटा चल रहा है उस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर के अंदर डेटा को फाइंड आउट करें, वाइट ब्लैक, यानी कि फ्रंट एंड बैक एंड दोनों में उसको फाइंड आउट करना है। क्यों? क्योंकि हमने कोई टारगेटेड डेटा नहीं दिया, हमने कोई भी टारगेटेड कॉलम नहीं दिया। सो ये जिसके लिए भी चलना है चाहे चल सकता है। सो कस्टमर सेगमेंटेशन क्या है? अब कस्टमर सेगमेंटेशन के अंदर पहले जस्ट आपको कस्टमर सेगमेंटेशन का कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, अपार्ट फ्रॉम दिस
कि हमारे पास एक कस्टमर क्या होता है कि हमारी इन सोसाइटी में कुछ लोग ऐसे हैं जो नेस्ले का जो मिल्क पैक का बड़ा डब्बा है 1 लीटर वाला, वो परचेज़ कर सकते हैं, यानी कि 150 या 145 या 140 का है। और कुछ यूज़र ऐसे हैं जो कहते हैं कि भाई मैं इतना बड़ा 1 लीटर का यार मैं नहीं ले सकता, मेरे लिए ना छोटा पैक होना चाहिए 250 ml वाला। हमने क्या किया, ऐसे लोगों के लिए कस्टमर सेगमेंटेशन डिफाइन कर दी। फिर कुछ लोग कहते हैं यार मेरे लिए 200 ml भी बहुत है, मैं अकेला रहता हूँ, तो मेरे लिए ना 125 ml भी होना चाहिए। 125 ml यानी कि जिसको हम लोग आधा पाव जो हमारी नॉर्मल लैंग्वेज होती है उसमें कहते हैं कि यार मैं यार अकेला रहता हूँ भाई, और मेरे लिए ना एक वक्त में चाय इतनी बन सकती है, तो मैं इस पर चला जाऊँगा, तो मेरे पैसे और सेव हो जाएंगे। मैं बजाय इतना डब्बा लूँ 1 पाव का या आधा किलो का या 1 लीटर का, तो उसके अंदर मेरे पास जो है वो इशू ज़्यादा आ जाएगा, ख़राब हो जाएगा, मैं यूज़ नहीं कर पाऊँगा, तो मुझे 1 टाइम के लिए चाहिए और इतना छोटा सा मिल जाए। ये तो कस्टमर सेगमेंटेशन है, हर किस्म का कस्टमर आपको मिलता है। कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं जो कि एरियल यूज़ कर रहे हैं, कुछ बोनस यूज़ कर रहे हैं, कुछ सर्फेक्सल यूज़ कर रहे हैं। प्रोडक्ट का नाम इसलिए ले रहा हूँ ताकि हमारी थिंकिंग मज़ीद क्लियर हो सके कि कस्टमर ने सेगमेंटेशन बनाई हुई है। सो इट्स अप टू उस दोज पर्सन की पॉकेट मनी, उनकी पॉकेट उनको कितना इजाज़त दे रही है, तो उस हिसाब से हमारी कस्टमर सेगमेंटेशन हो जाती है। सो कस्टमर सेगमेंटेशन हम मशीन लर्निंग के हिसाब से देख लेते हैं। मशीन लर्निंग के अंदर कस्टमर सेगमेंटेशन क्या है कि मशीन हमारी इस कदर सुपरवाइज हुई होती है, कोई टारगेटेड कॉलम नहीं निकालती, इसमें सर्च करो या उसमें सर्च करो या फलां कॉलम में सर्च करो, नहीं। आपके पास बहुत वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा है, आप उस वास्ट अमाउंट में डेटा में से ये कस्टमर सेगमेंटेशन निकाल के मुझे सामने ला के देंगे। एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर दे देंगे, बहुत बड़ा मेरा डेटाबेस है, उस डेटाबेस के अंदर मैं आपको क्यूरी देता हूँ और उस क्यूरी में से मुझे सेगमेंटेड कस्टमर निकाल के दे देता। मैं कहता हूँ कि सिलेक्ट डायरेक्ट फ्रॉम यूज़र वेयर यूज़र सैलरी इज़ लेस देन 45,000। तो अगर मेरे जो क्लाइंट है या मेरी 6 और कंपनीज चल रही हैं, तो उसके अंदर मेरे पास 3,000 अगर एम्प्लॉयज़ है, तो वो 3,000 के 3,000 एम्प्लॉयज़ में सॉर्ट आउट करेगा। लेकिन वो क्या करेगा कि सैलरी मैंने फिर भी उसकी एक टारगेटेड की है, लेकिन वो फिर भी क्या करेगा कि उसको पूरे स्ट्रक्चर में से आराम सुकून से सॉर्ट आउट करके बाहर ले आएगा। सो अब हम आगे देखते हैं मशीन लर्निंग एग्जांपल्स। बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, ट्रांजैक्शन टाइम, ट्रांजैक्शन अमाउंट, ट्रांजैक्शन लोकेशन, कैटेगरी ऑफ परचेज। और व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट कि हम लोग बात कर रहे हैं कि क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन की। बहुत ज़्यादा हो चुके हैं क्रेडिट कार्ड के ऊपर, पहले फ्रॉड्स बहुत ज़्यादा होते थे, बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती थी, फेक कार्ड्स बन जाते थे, बहुत कुछ चलता रहा दुनिया में। तो अब हमारे पास क्या है कि एल्गोरिथम इस कदर रिफाइन हो चुका है, एल्गोरिथम इस कदर एक्टिव हो चुका है कि वो क्या करता है कि हर एक चीज़, ट्रांजैक्शन अमाउंट, ट्रांजैक्शन टाइम, सारा कुछ मेरा निकाल के ले आता है ताकि मेरे पास फ्रॉड की चीज़ें ना हो सके। सो एग्जांपल्स हमारे पास बहुत सारी हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी टास्क दिया था कि आप अपनी एप्लीकेशंस को देख सकते हैं। सो अब हमारे पास है मशीन लर्निंग लिमिटेशन। कुछ कहीं कहीं पे लिमिटेशन हमें प्रॉब्लम कर जाती है कि सपोज यू वांट टू डिटरमाइन इफ एन इमेज इज अ कैट और डॉग, व्हाट फीचर यू विल यूज़। तो एक ही जानवर है, एक ही चीज़ें हैं, कुछ कुत्ता बिल्ली की शक्लें मिलती जुलती भी है, सो उसमें हमारे पास कहीं ना कहीं इश्यूज आ जाते हैं कि भाई इसको हमने किस तरीके से फाइंड आउट करना है। सो यहाँ पर फिर क्या आ जाता है, डीप लर्निंग का कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो लिमिटेशंस हैं, सो अब आपका एक और टास्क ये है कि अब आपने मशीन लर्निंग की लिमिटेशंस भी फाइंड आउट करनी है। सो यहाँ तक हमारा मशीन लर्निंग का एक पॉइंट था। तो यहाँ पर इसके आगे हम डीप लर्निंग के कॉन्सेप्ट की तरफ मूव ऑन कर रहे हैं।